नमस्कार दोस्तों, जीएस रेसिपी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम हर्षवर्धन के बारे में डिस्कस करेंगे। हर्षवर्धन से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं प्रीवियस ईयर में, उन सबको एक ही वीडियो में डिस्कस कर दिया जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न बोल रहा है कि हर्ष के दरबार में वैनसांग को एक दूत के रूप में किसने भेजा था? तो इसका सही जवाब है ताई सुंग ने भेजा था। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जान लीजिए। महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि कन्नौज के पुष्यभीतु वंशीय शासक जो थे वह हर्षवर्धन थे, और हर्षवर्धन का जो टाइम पीरियड था वह 606 ईस्वी से लेके 647 ईस्वी तक था। इनके दरबार में वैनसांग आया था, और वैनसांग को यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है। जो ये वैनसांग है इसको यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है वैनसांग को। ठीक है, और क्या महत्वपूर्ण तथ्य है? तथा इसके यात्रा विवरण को ना सुयुकी कहा जाता है। जो वैनसांग ने जो यात्रा किया, जो विवरण लिखा इसने, तो उस विवरण को सी यू की, चाइना के तरीके से नाम है, सी यू की कहा जाता है उसके वृत्तांत को। और वैनसांग ने लगभग 13 वर्षों तक आसाम में भी ये गया था। आसाम सहित विभिन्न स्थानों की इसने यात्रा करी थी, और 6 वर्ष तक लगभग कितने वर्ष तक? लगभग 6 वर्ष तक नालंदा विश्वविद्यालय में रहकर शिक्षा भी प्राप्त करी थी। उस समय जो था वो चीन में जो शासन था वह ताइसुंग का शासन था। ठीक है, वहाँ पे ताइसुंग वंश जो है वह चल रहा था। लेकिन वैनसांग ने किसी दूत के रूप में नहीं बल्कि एक बौद्ध भिक्षु के रूप में भारत का भ्रमण किया था। और वैनसांग ने मध्य भारत की यात्रा का अभिलेख नामक एक डायरी भी लिखे, जिसे सी यू की कहते हैं। ठीक है, इस पूरी डायरी का क्या नाम है? मध्य भारत की यात्रा का अभिलेख। ठीक है, तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वह क्या है? वह है ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न बोल रहा है कि चीनी यात्री वैनसांग ने किस शासक के समय भारत की यात्रा करी थी? तो वैनसांग ने जो यात्रा करी थी वह हर्षवर्धन के समय करी थी। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न बोल रहा है कि निम्नलिखित चीनी यात्रियों में से किसने हर्षवर्धन और कुमार भास्कर वर्मा के राज्यों की यात्रा करी थी? तो वह कौन था? वह वैनसांग था। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। ओके, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या? अगला प्रश्न बोल रहा है कि प्राचीन भारत में किस चीनी यात्री ने मध्य भारत की यात्रा के अभिलेख नामक डायरी लिखी थी? तो मैंने बताया था ये डायरी किसने लिखी थी? यह डायरी वैनसांग ने लिखी थी। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न बोल रहा है कि भास्कर नामक राजा द्वारा हर्षवर्धन को भेजे गए विभिन्न उपहारों का उल्लेख जो है वह हर्ष चरित्र में मिलता है। भास्कर किससे संबंधित है? जो भास्कर है वह असम का वर्मन राजवंश का था। ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन के लिए सही है। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जान लीजिए। महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि आसाम में उस समय वर्मन राजवंश के शासक भास्कर वर्मन द्वारा हर्षवर्धन को भेजे गए विभिन्न उपहारों का उल्लेख जो है वह बाणभट्ट द्वारा रचित हर्ष चरित्र में इसका उल्लेख मिलता है। आधुनिक आसाम राज्य को प्राचीन काल में कामरूप, क्या नाम से? कामरूप नाम से, या एक और नाम है, थोड़ा हार्ड नाम है, अब मैं नोट कर देता हूँ, आप लोग नोट कर लीजिएगा। प्रागज्योतिषपुर, इसको दो और नामों से जाना जाता है। एक कामरूप के नाम से और एक प्रागज्योतिषपुर के नाम से इसको जाना जाता था। और कन्नौज के जो शासक थे जिसका नाम हर्षवर्धन था, हर्षवर्धन जो है वह स्वयं एक विद्वान था, और उसने 3 नाटक की रचना करी थी। 3 नाटक हर्षवर्धन ने कौन कौन से लिखे थे? एक लिखा था प्रियदर्शिका, दूसरा जो नाम है वह रत्नावली भी इन्होंने लिखी थी। रत्नावली जो है ये भी इन्होंने लिखी थी। और एक और है नागानंद जो है ये भी इन्होंने लिखी थी। और हर्ष के ही शासन काल में चीनी यात्री वैनसांग जो है वह भारत आया था। ये मैंने पिछले क्वेश्चन में बता दिया है। और पुलकेशिन द्वितीय का एक अभिलेख है जिसका नाम है एहोल अभिलेख। जिसका नाम क्या है? जिसका नाम है एहोल अभिलेख। एहोल अभिलेख में हर्षवर्धन के विरुद्ध पुलकेशिन द्वितीय की सैन्य सफलता का उल्लेख किया गया है। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या था? वह था ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या? अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित उत्कीर्ण लेखों में से कौन सा एक हर्षवर्धन के विरुद्ध पुलकेशिन द्वितीय की सैन्य सफलता का उल्लेख करता है? तो मैंने बताया था यह कौन सा उल्लेख करता है? एहोल उत्कीर्ण लेख जो है इसका उल्लेख करता है। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है?
अगला प्रश्न बोल रहा है कि हर्ष के साम्राज्य की राजधानी क्या थी। तो हर्ष के साम्राज्य की जो राजधानी थी वह कन्नौज थी। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जान लीजिए। महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि हर्ष ने अपनी बहन, हर्ष की बहन का क्या नाम था, वह था हर्ष ने अपनी बहन राजश्री, उनकी बहन का नाम राजश्री था, राजश्री के आग्रह पर कन्नौज की गद्दी पर बैठना स्वीकार किया और अपनी राजधानी भी थानेश्वर, उस समय जो थी थानेश्वर से कन्नौज जो है वह ट्रांसफ़र कर दी। और हर्षवर्धन जो है वह लगभग 606 ईस्वी में थानेश्वर की राजगद्दी पर बैठा था। इसके विषय में जो जानकारी है वो बाण भट्ट के द्वारा एक रचित ग्रंथ है जिसका नाम है हर्षचरित, उससे हमें पता चलता है। और हर्ष की एक महत्वपूर्ण उपाधि है जिसे हम परम माहेश्वर की थी। इसकी एक उपाधि थी जिसका नाम क्या था, जिसका नाम था परम माहेश्वर, परम माहेश्वर की थी, जो उसके सिक्कों पर उत्कीर्ण भी मानी जाती है। और एक और उपाधि थी परम सौगात। तो परम सौगात की जो उपाधि है वह राज्यवर्धन की थी, जो हर्ष का बड़ा भाई था। एक हर्षवर्धन था और एक राज्यवर्धन था। राज्यवर्धन जो था वो हर्षवर्धन का बड़ा भाई था और राज्यवर्धन जो उनके बड़े भाई थे उन्होंने एक उपाधि धारण की थी जिसका नाम है परम सौगात। जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है परम सौगात। ठीक है। और कामरूप का एक शासक था जिसका नाम था भास्कर वर्मा हर्ष, भास्कर वर्मा, जो कि हर्षवर्धन का समकालीन राजा माना जाता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या है, वह है ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न बोल रहा है कि सम्राट हर्ष ने अपनी राजधानी थानेश्वर से कहाँ स्थानांतरित करी। तो मैंने बताया था थानेश्वर से कहाँ स्थानांतरित करी, कन्नौज में स्थानांतरित करी। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर, अपनी बहन राजश्री के कहने पर। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न है कि हर्ष ने क्या उपाधि धारण की थी। तो मैंने बताया था हर्षवर्धन ने कौन सी उपाधि धारण की थी, परम माहेश्वर की उपाधि धारण की थी। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। और इनके भाई ने परम सौगात की उपाधि धारण की थी। तो अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसकी उपाधि परम सौगात थी। लो प्रश्न आ गया, इनके बड़े भाई ने जो उपाधि धारण की थी और इनके बड़े भाई का क्या नाम था, राज्यवर्धन था। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। ओके। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या, अगला प्रश्न है कि हर्ष का समकालीन शासक कौन था। तो मैंने बताया था हर्षवर्धन का जो समकालीन शासक था वह भास्कर वर्मा था। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। ओके। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या, अगला प्रश्न बोल रहा है कि नर्मदा नदी पर सम्राट हर्ष के दक्षिणवर्ती आगमन को किन्होंने रोका था, या जो रोका था वह पुलकेशिन द्वितीय ने रोका था। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जान लीजिए। महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि गुप्त साम्राज्य के पतन के बाद उत्पन्न अव्यवस्था के बीच हर्षवर्धन ने उत्तर भारत में एक मजबूत साम्राज्य की नींव डाली थी। इसने कन्नौज को अपनी राजधानी भी बनाया था और विजय अभियान के क्रम में हर्ष ने दक्षिण की ओर प्रयास किया, जहां नर्मदा के तट पर महाराष्ट्र के चालुक्य शासक जो थे जिनका नाम पुलकेशिन द्वितीय था, इससे उनका युद्ध हुआ। और यह युद्ध जो है लगभग 634 ईस्वी के लगभग लड़ा गया था और एहोल अभिलेख के अनुसार हर्ष को पराजित होकर लौटना पड़ा था यहाँ से। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वह क्या है, वह है ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित शासकों में से किसने हर्षवर्धन को पराजित किया था। तो मैंने बताया था वह महाराष्ट्र में जब आया था तो चालुक्य के शासक थे, उनका नाम क्या था, उनका नाम था पुलकेशिन द्वितीय। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। इन्होंने हर्षवर्धन को हरा दिया था। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न है कि चालुक्य शासक पुलकेशिन की हर्ष पर विजय का वर्ष कौन सा था। तो मैंने बताया था वह 634 ईस्वी था। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न है कि निम्न में से किसने नालंदा विश्वविद्यालय का भ्रमण व वहाँ अध्ययन किया था। तो यह किसने किया था, या वेनसांग ने किया था। किसने किया था, वेनसांग ने किया था। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जान लीजिए। महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि प्राचीन भारत के शिक्षा केंद्रों में जो नालंदा विश्वविद्यालय था, नालंदा विश्वविद्यालय का सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थान था और पटना के दक्षिण में लगभग 40 मील की दूरी पर आधुनिक बड़गांव नामक ग्राम के समीप यह शिक्षण केंद्र जो है वह स्थापित था। और जो चीनी यात्री वेनसांग था, इसके अनुसार इसका जो संस्थापक था ना वो सक्रादित्य था। कौन था, वह सक्रादित्य था। सक्रादित्य की जो पहचान है वह कुमारगुप्त प्रथम से की जाती है। किससे, कुमारगुप्त प्रथम से की जाती है, जिसकी प्रसिद्ध उपाधि जो थी वह महेंद्रादित्य की थी। किस नाम की थी, वह महेंद्रादित्य की थी। और वेनसांग के अनुसार यहाँ लगभग 10,000 शिक्षार्थी जो है वह शिक्षा ग्रहण करने आते थे। और वेनसांग हर्षवर्धन के समय भारत आया था। इसने एक रचना भी करी थी
जिसका नाम था सीयूकी नाम से अपना यात्रा वृत्तांत भी इसने लिखा था। और वेनसांग ने ही हर्ष को बौद्ध धर्म की ओर प्रेरित किया था। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या था? वह था ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न बोल रहा है कि वेनसांग के अनुसार नालंदा विश्वविद्यालय में कितने विद्यार्थी जो है वह शिक्षा प्राप्त करते थे? तो जो विद्यार्थियों की संख्या थी वह 10,000 थी। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है कि हर्ष को बौद्ध धर्म की ओर किसने उन्मुख किया था? तो हर्ष को जो बौद्ध धर्म की ओर उन्मुख किया था ना, वह वेनसांग ने किया था। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। ओके, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या? अगला प्रश्न है कि सम्राट हर्षवर्धन ने 2 महान धार्मिक सम्मेलन का आयोजन किया था, और वह धार्मिक आंदोलन धार्मिक आयोजन कौन कौन से थे? एक था कन्नौज में आयोजन किया था और दूसरा प्रयाग में आयोजन किया था। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जान लीजिए। महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि हर्ष के व्यक्तिगत धर्म तथा उसके समय की धार्मिक अवस्था के विषय में एक ग्रंथ है जिसका नाम है हर्षचरित, तथा वेनसांग के भ्रमण वृत्तांत से हमें जानकारी प्राप्त होती है। और हर्ष के जो पूर्वज थे वह भगवान शिव को तथा सूर्य को बहुत ज़्यादा मानते थे, वह उनके भक्त थे। वह खुद भी जो हर्षवर्धन था वह शिव भगवान का बहुत बड़ा भक्त था। और चीनी यात्री जो वेनसांग से मिलने के बाद वह बौद्ध धर्म की महायान शाखा को राज्याश्रय दिया इसने, मतलब एक तरीके से राजधर्म भी बनाया। वह पूर्ण बौद्ध बन गया था। कन्नौज में विभिन्न धर्मों एवं संप्रदायों के आचार्यों की एक विशाल सभा भी बुलाई गई। इसमें बौद्ध धर्म के 30,000 भिक्षु, 3,000 ब्राह्मण, निर्ग्रंथ तथा नालंदा के 1,000 आचार्य जो है वह शामिल हुए थे। सोच सकते हो कितना बड़ा मतलब एक तरीके से आयोजन ये हुआ था। और हर्षवर्धन के समय में प्रयाग में ही 5 वर्ष में एक समारोह आयोजित किया जाता था, और छठे समारोह में वेनसांग जो है वह सम्मिलित हुआ था, जिसमें 18 देशों के राजा तथा अनेक ब्राह्मण, साधु, भिक्षु यह सब जो थे यह सम्मिलित होते थे। यह जो आयोजन होता था यह लगभग 75 दिन तक चलता था। और कन्नौज को महोदय नगर भी कहा जाता था उस समय। कन्नौज को महोदय नगर भी कहा जाता था उस समय। ओके, तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या था? वह था ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या? अगला प्रश्न है कि अपनी समृद्धि एवं ऐश्वर्य के लिए किस प्राचीन नगर को महोदय नगर कहा जाता था? तो मैंने बताया था कन्नौज को कहा जाता था, और कन्नौज को कान्यकुब्ज भी कहा जाता था। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कथन और कारण वाला प्रश्न है। कथन बोल रहा है कि हर्षवर्धन ने प्रयाग संसद आयोजित की थी, तो यह जो कथन है बिल्कुल सही है। कारण दे रहा है कि वह बौद्ध धर्म की केवल महायान शाखा को लोकप्रिय बनाना चाहता था, तो कथन तो ये भी सही है, लेकिन एक दूसरे का ये एक्सप्लेनेशन नहीं करते। ये जो कारण है ये कथन का एक्सप्लेनेशन नहीं करता है। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। ओके, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है, प्रश्न बड़ा है, ध्यान से पढ़िएगा। प्रश्न बोल रहा है कि भारत की यात्रा करने वाले चीनी यात्री युआन च्वांग मतलब वेनसांग ने तत्कालीन भारत की सामान्य दशाओं और संस्कृति का वर्णन किया है। इस संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो कथन पढ़ते हैं और बताते जाते हैं। पहला कथन बोल रहा है कि सड़क और नदी मार्ग लूटमार से पूरी तरह सुरक्षित थी। तो यह कथन बिल्कुल गलत बोल रहा है, सुरक्षित थोड़ी न थे। दूसरा कथन बोल रहा है कि जहाँ तक अपराधी के लिए दंड का प्रश्न है, अग्नि, जल व विष द्वारा सत्य परीक्षा किया जाना ही किसी भी व्यक्ति की निर्दोषता अथवा दोष के निर्णय के साधन थे। तो यह कथन जो है बिल्कुल सही है। तीसरा कथन है व्यापारियों को नौघाटों और नाकों पर शुल्क देना पड़ता था, तो यह भी बात बिल्कुल सही है। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जान लीजिए। महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि चीनी यात्री जो था जिसका नाम वेनसांग था, वेनसांग जो है वह हर्षवर्धन का शासनकाल कब से कब तक था? 606 से लेके 647 ईस्वी के मध्य था। तो चीनी यात्री जो वेनसांग था वह हर्षवर्धन के समय में भारत आया था। उसके अनुसार सड़कों पर आवागमन सदैव पूर्णतः सुरक्षित नहीं था, इसलिए जो कथन एक जो मैंने बताया था वह गलत था। इसके आगे उसके अनुसार अपराध या दोष
या निर्दोष सिद्ध के लिए अग्नि, जल व विष द्वारा सत्य परीक्षा की जाती थी। उसके अनुसार व्यापारिक घाटों, मार्गों और बिक्री की वस्तुओं पर व्यापारियों द्वारा राज्य को कर अदा किया जाता था। और वेनसांग के यात्रा का जो विवरण है वह सीयूकी से तत्कालीन भारत की राजनीतिक तथा सामाजिक तथा धार्मिक व आर्थिक विषयों के संदर्भ में हमें अनेक जानकारियाँ प्राप्त होती हैं। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वह क्या है? वह है ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। ओके, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या? अगला प्रश्न है कि गुप्तोत्तर युग में प्रमुख व्यापारिक केंद्र जो था वह कौन था? वह था कन्नौज। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। वह कौन सा था? वह था कन्नौज। और कन्नौज जो है वह उत्तर प्रदेश में गंगा नदी के किनारे बसा हुआ एक शहर है, जो कि हर्षवर्धन की राजधानी भी थी, और यह गुप्तोत्तर युग में एक प्रमुख व्यापारिक केंद्र भी था। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या है? वह है ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या? अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा उपवाक्य उत्तर हर्षकालीन स्रोतों में प्रायः उल्लिखित हुंडी के स्वरूप को परिभाषित करता है? तो हुंडी के स्वरूप को जो परिभाषित करता है वह है विनिमय पत्र। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या? अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी मैत्रक शासकों की राजधानी थी? मैत्रक शासकों की राजधानी क्या थी? वह थी वल्लभी। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जान लीजिए। महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि गुजरात के काठियावाड़ में स्थित एक जगह है जिसका नाम है वल्लभी नगर, एवं इसी नाम का राज्य भी था, जो प्रमुख व्यापारिक केंद्र होने के साथ साथ शिक्षा का भी एक महत्वपूर्ण केंद्र था। और लगभग 5वीं शताब्दी ईस्वी में इसकी नींव जो है वह मैत्रक शासकों द्वारा डाली गई थी। इसका जो प्रथम शासक था, जो सेनापति था, उसका नाम भट्टार्क था। उसका नाम क्या था? उसका नाम भट्टार्क था। और हर्षवर्धन ने अपनी पुत्री का जो विवाह है वह वल्लभी नरेश ध्रुवसेन द्वितीय से इसने किया था। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वह क्या है? वह है ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या? अगला प्रश्न है कि वल्लभी विश्वविद्यालय स्थित था। जो वल्लभी विश्वविद्यालय है वह कहाँ स्थित है? वह गुजरात में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या? अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसने हूर शासक मिहिरकुल को पराजित किया था? तो मिहिरकुल को किसने पराजित किया था? वह पराजित किया था यशोधर्मन ने। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। हूर शासक जो मिहिरकुल को यशोधर्मन ने पराजित किया था। और यशोधर्मन जो है यह मालवा का शासक था। कहाँ का? यह मालवा का शासक था। और हूणों का भारत पर पहली बार आक्रमण जो हुआ था वह गुप्त काल में स्कंदगुप्त के समय हुआ था। किसके समय में? स्कंदगुप्त के काल में हुआ था। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या था? वह था ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या? अगला प्रश्न है कि तोरमाड़ किस जातीय दल का था? यह जो तोरमाड़ जो था वह हूर से रिलेटेड था। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या? अगला प्रश्न है कि मौखरी शासकों के निम्नलिखित अभिलेखों में से किसमें जलयान का उल्लेख मिलता है? जो जलयान का जो उल्लेख मिलता है ना, वह मिलता है असीरगढ़ मुद्रा लेख में। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जान लीजिए। महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि मौखरी वंश के शासकों की जो राजधानी थी वह कन्नौज थी। और 6वीं सदी के आसपास मौखरी शासक जो थे, जिसका नाम था सर्ववर्मा, जिसका नाम क्या था? जिसका नाम था सर्ववर्मा। सर्ववर्मा के असीरगढ़ मुद्रा लेख में जलयान का उल्लेख हमें मिलता है। और हड़हा अभिलेख में कौन से? जो ये तीसरे नंबर पे जो दे रखा है, हड़हा अभिलेख में मौखरी शासकों की उत्पत्ति के बारे में वर्णन मिलता है। जबकि जो भिटौरा एवं अयोध्या में इनकी मुद्राएं भी हमें प्राप्त होती हैं। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या है? वह है ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या? अगला प्रश्न है कि मौखरी शासकों की राजधानी क्या थी? मौखरी शासकों की जो राजधानी थी वह कन्नौज थी। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। और आज के अंतिम प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अंतिम प्रश्न क्या है? यह बोल रहा है कि गुप्त वंश के पतन से लेकर आरंभिक 7वीं शताब्दी में हर्षवर्धन के उत्थान तक उत्तर भारत में निम्नलिखित में से किन राज्यों का शासन था? तो आप देख लीजिए, मैं टिक लगाते जा रहा हूँ, आप देखते जाइए। मगध के गुप्त थे, हाँ बिल्कुल ये सही बात, ये भी थे। मालवा के परमार थे, ये नहीं थे, दूसरा जो है वो कट हो गया। तीसरा जो है वह थानेश्वर के पुष्यभीतु से, हाँ ये भी सही है। चौथा है कन्नौज के मौखरी भी थे, हाँ ये भी सही है। पाँचवां बोल रहा है कि देवगिरी के यादव थे, तो ये गलत है। और छठवां वल्लभी के मैत्रक थे, तो ये भी बिल्कुल सही है। तो सही कौन कौन सा है? एक पहला सही है, तीसरा सही है, चौथा सही है, पाँचवां सही है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। तो जो ये सीरीज चल रही है कैसी लग रही है आपको, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए। और चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। धन्यवाद।